हेलो स्टूडेंट, तो आज हम चर्चा करेंगे क्लास 11th चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज में एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन 15। यहाँ पे लिखा गया प्रश्न को नोट किया गया, यदि a की पावर n प्लस बी की पावर n अपान a की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन a तथा b के मध्य समांतर माध्य हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखा गया समांतर माध्य, यहाँ पे ध्यान से आप देख सकते हो, ये लिखा है समांतर माध्य। समांतर माध्य का मतलब कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है, ये इसका फार्मूला होता है। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं उसको जोड़ लिया जाता है, फिर जितनी भी संख्याएं होती हैं उसका भाग दे दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि समांतर माध्य जो है यहाँ पे दिया गया, इसका फार्मूला क्या बनेगा, कुल संख्याओं का योग। सबसे पहले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो ये बना इसका फार्मूला, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये बना आपका समांतर माध्य। ये हुआ समांतर माध्य। समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन्स। तो ये हो गया कुल संख्या कितनी इसमें दी गई है, a तथा b, इसमें दो संख्याएं दी गई हैं a और b के मध्य। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं क्या दिया है, लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया, सबसे पहले हम यही नोट करते हैं। तो यहाँ पे नोट करेंगे कि क्या दिया है। दिया है कि a तथा b के मध्य समांतर माध्य, लिखेंगे a तथा b के मध्य समांतर माध्य। इसको शॉर्टकट में अरिथमेटिक मीन्स am लिखते हैं। तो ये हो गया आपका a तथा b के मध्य समांतर माध्य कितना दिया है, a की पावर n प्लस b की पावर n अपान a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन। ये इसका जो है माध्य दिया गया है। तो और क्या कहा है, n का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है, n का मान, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको जो है ये ज्ञात करना है n का मान, कि n का मान ज्ञात कीजिए। ये n कौन सा n, ये जो लिखा गया है a की पावर n और a की पावर n माइनस वन, ये आपको n ज्ञात करना है। तो जो दिया रहता है हम उसी से हल करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है समांतर माध्य जो है इतना, और इसका फार्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पे समांतर माध्य ये फार्मूला होता है, हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे और इसके इक्वल कर देंगे, क्योंकि ये भी समांतर माध्य है और ये फार्मूला भी समांतर माध्य है। तो यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं a और b, लिखेंगे यहाँ पे a प्लस b बटे टू। यहाँ पे दो संख्याएं हैं इसलिए दो लिखा गया, और a प्लस b दो संख्याएं हैं इसलिए दोनों का योग कर लिया गया। तो हमने फार्मूले में क्या कहा, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्या a प्लस b है तो हम दोनों को ऐड कर लिए। कुल संख्या कितनी है, दो है, तो दो लिख दिए गए। ये बराबर ये समांतर माध्य का फार्मूला है। तो यहाँ पे लिखेंगे a की पावर n प्लस b की पावर n अपान a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन। ये जो है समांतर माध्य दिया गया है, ये फार्मूला है और ये दिया गया है। दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही समांतर माध्य हैं। अब इसको हम हल करेंगे तो दो का गुणा इसमें ऊपर हो जाएगा, तिर्यक गुणा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आपको जो है a प्लस बी का गुणा नीचे वाले में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसका दो का गुणा इसमें करेंगे तो लिखेंगे टू की पावर एक, टू ए की पावर n प्लस टू बी की पावर n। इसका गुणा हमने इसमें कर दिया। अब इक्वल करेंगे यहाँ पे, अब a प्लस बी का गुणा करेंगे तो a प्लस बी हम जो है ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, a की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन। ये हो गया। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व किस प्रकार से होगा, यहाँ पे आपको जो है a प्लस बी का अंदर जो है कोष्टक के अंदर हम गुणा करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे हमें जो है ये एरो लगा देते हैं, टू ए की पावर n प्लस टू बी की पावर n। ये हो गया। अब इसका हम गुणा करेंगे, a की गुणा हम जो है a की पावर n माइनस वन में करेंगे तो हमारा हो जाएगा a इंटू ए की पावर n माइनस वन, फिर प्लस हम a का मल्टीप्लाई जो है यहाँ पे b में करेंगे तो हमारा होगा a इंटू बी की पावर n माइनस वन। ये हो गया। फिर प्लस आपका b का मल्टीप्लाई सेम होगा तो लिखेंगे यहाँ पे b a की पावर n माइनस वन, फिर प्लस आपका होगा b इंटू बी की पावर n माइनस वन। यहाँ पे आपको समझना ये है, यहाँ पे लिखा गया a और इंटू ए की पावर n माइनस वन। ये देखिए यहाँ पे घात आप एक जो है लगा भी सकते हो, नहीं भी। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, आप जो है पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, इसको हम बता देते हैं। जैसे लिखा गया है a की पावर 1
इंटू ए की पावर 2। इसको जब हम करेंगे ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा ए की पावर 1 + 2 = ए की पावर 3 हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी जो है मल्टीप्लाई किया गया, आधार बराबर है तो जो है घात उसका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे n, देखिए यहाँ पे लिखा गया है n - 1। अब इसी में हम जो है +1 कर देंगे ये वाला घात, तो आपका ये दोनों कैंसिल, बचेगा क्या, n बच जाएगा। तो हमारा क्या यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम नोट करेंगे यहाँ पे 2a की पावर n + 2b की पावर n, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा होगा a की पावर n बचेगा, क्या बचेगा, a की पावर n, क्योंकि ये वाला 1 जो है इस 1 से जो है सब घट जाएगा तो कट जाएगा आपका, प्लस यहाँ पे दोनों बच जाएंगे a की पावर a × b की पावर n - 1, फिर प्लस इसमें भी आपका सेम रहेगा ऐसे b a की पावर n - 1, फिर प्लस इसमें भी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिस प्रकार इसमें बचा उसी प्रकार इसमें भी b की पावर n बचेगा, क्योंकि ये घात 1 है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो आपका b की पावर n बच जाएगा, ये हो गया। अब इसके आगे जो है हम क्या करेंगे, a की पावर n और b की पावर n, देखिए यहाँ पे लिखा गया a की पावर n b की पावर n, तो जो सजाती हम एक पास कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2a की पावर n, ये हो गया। अब यहाँ पे a की पावर n इस तरफ माइनस होगा तो a की पावर n हो गया, फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2b का पावर n। अब ये b वाला यहाँ से हम लिखेंगे तो लिखेंगे -b की पावर n = यहाँ पे हो जाएगा, ये दोनों बच गए, दोनों को नोट कर लेंगे तो आपका होगा a b की पावर n - 1 प्लस आपका b × a की पावर n - 1, ये हो गया। अब यहाँ पे हम दोनों को घटा देंगे, यहाँ पे 2a की पावर n में से a की पावर n घट जाएगा तो आपका होगा a की पावर n, तो यहाँ लिखेंगे a की पावर n, ये हो गया। फिर प्लस यहाँ पे बचेगा b की पावर n, ये हो गया। यहाँ पे दोनों घट गए, ये दोनों घट गए और ये दोनों घट गए, यहाँ पे दोनों को हम नोट कर लेंगे तो यहाँ पे होगा a b की पावर n - 1 प्लस b × a की पावर n - 1, इतना हो गया। अब इसके आगे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आपको खुद सोचना है। देखिए यहाँ पे a की पावर n है, यहाँ पे a की पावर n - 1 है, इन दोनों को हम पास में कर लेंगे और b की पावर n और जो है a × b की पावर n - 1 को एक पास कर लेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। तो यहाँ पे हम करते हैं, चलिए a की पावर n यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे a की पावर n - 1 को इसके पास लाते हैं तो आपका प्लस यहाँ पे जो है कितना है, यहाँ पे प्लस है तो आपका हो जाएगा माइनस पक्षांतर के नियम से, तो होगा आपका b × कितना, a की पावर n - 1, ये हो गया। फिर इक्वल को इक्वल की तरफ लिख देते हैं जहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका ये हो गया। अब यहाँ पे लिखा गया b की पावर n, अब इसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे तो हमारा होगा a × b की पावर n - 1, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखा गया प्लस b की पावर n, इसको यहाँ पे लिखेंगे -b की पावर n हो जाएगी, ये पक्षांतर हो गया उस तरफ। तो इसके आगे देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से हल होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं, तो लिखेंगे a की पावर n, फिर माइनस आपका b × a की पावर n - 1, फिर इक्वल आपका, फिर यहाँ पे होगा a × b की पावर n - 1, फिर माइनस b की पावर n। इसको समझिए किस प्रकार से हल होगा। यहाँ पे लिखा गया a की पावर n - 1, यहाँ पे लिखा गया a की पावर n, इसको दोनों को आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए a की पावर n लिखा है, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे a की पावर n - 1 लिखा है। अब यहाँ पे जो n - 1 लिखा है इसका मतलब n में एक कम है, n - 1 का मतलब n में एक कम है और इसमें जो है कम नहीं है। तो इसमें अगर हम n - 1 कॉमन कर लें तो हमारा बनेगा, यहाँ पे a बचेगा और यहाँ पे माइनस जो है कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो इसको आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे a क्यों बचा, a इसलिए बचा यहाँ पे कि यहाँ पे a की पावर n - 1 इसमें से जो है एक कम कॉमन किया गया है, a की पावर n में से एक कम कॉमन किया गया है तो एक बच गया, इसमें कम नहीं है, इसमें कम है। अब a की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर n - 1 × a, इसको हम जो है इन दोनों को लिख सकते हैं। तो इसमें से हमने ये कॉमन किया तो आपका a बच गया। उसी प्रकार से इसमें हम कॉमन करने वाले हैं, यहाँ पे जो है a की पावर n के स्थान पे जो है हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर n - 1 × a लिख सकते हैं। तो हमारा a की पावर n - 1 जो है इसमें से ये कॉमन हो गया तो बचा a, तो यहाँ लिखेंगे a, फिर माइनस यहाँ पे बच गया b, जो है ये आपका पूरा कॉमन हो गया, ये बच गया b, फिर इक्वल सेम आपका करने वाले हैं। यहाँ पे b की पावर n - 1 कॉमन करेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पे a माइनस यहाँ पे b बचेगा, क्या बचेगा b। किस प्रकार से b बचेगा, हमने बताया कि b की पावर n अगर लिखा है तो इसको हम b की पावर n - 1 × b लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर, क्योंकि घात इसका एक है तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, a की पावर b की पावर n बच जाएगा। तो उसी प्रकार से तो यहाँ पे a के -b, a - b दोनों कैंसिल हो गए तो बचा आपका a की पावर n - 1
इक्वल टू बी की पावर n माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है अगर इसको पक्षांतर कर लें तो माइनस हो जाएगा, लेकिन आपका कुछ आंसर नहीं बनेगा, इसलिए हम इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 का मल्टीप्लाई आप कहीं भी कर सकते हो, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो ये अगर मल्टीप्लाई है तो इस तरफ अगर पक्षांतर करें तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो बनेगा आपका a की पावर n माइनस वन अपान बी की पावर n माइनस वन इक्वल टू आपका बनेगा 1। कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं a बट्टे बी की पावर n माइनस वन ये हो गया। अब इक्वल टू यहाँ पे जो 1 लिखा गया है, 1 को हम अगर a बट्टे बी की पावर में बनाए तो आपका बनेगा a बट्टे बी की पावर 0। किसी भी संख्या का आपका जब घात 0 हो जाता है उसकी वैल्यू 1 मानी जाती है, तो यहाँ पे 1 वैल्यू है इसलिए हमने a बट्टे बी की घात 0 बना लिया। आधार यहाँ पे बराबर है इसलिए जो है घात बराबर हो जाएगी, तो लिखेंगे n माइनस वन इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पे देखिए n का मान आ गया। हमको क्या ज्ञात करना था? n की वैल्यू यहाँ पे लिखा गया, n की वैल्यू ज्ञात कीजिए आपको n का मान। तो n का मान आपका 1 आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 कंप्लीट है। किस प्रकार से हल किया गया एक बार फिर से बताते हैं। यहाँ पे दिया गया है a तथा b के मध्य समांतर माध्य जो है यहाँ पे दिया गया है, और फार्मूला आपका दिया गया है कि यहाँ पे कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये हमने निकाला फार्मूला समांतर माध्य का। तो समांतर माध्य भी है, समांतर माध्य भी, दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों को इक्वल कर दिया। आपको ज्ञात करना है n की वैल्यू, क्वेश्चन में कहा है। तो यहाँ पे a प्लस बी बटे 2 हुआ। अब ये देखिए 2 का गुणा जो है ऊपर कर दिए, तो ये गुणा इसमें किया जाता है, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो इसका गुणा करके हमने यहाँ पे लिख दिया और इसका गुणा करके हमने यहाँ पे लिख दिया। ये समझ में आया? अब यहाँ पे जो a प्लस बी लिखा गया और यहाँ पे a की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन लिखा गया, इन दोनों को a में जो है मल्टीप्लाई कर दिया गया। a को गुणा इसमें करिए फिर इसमें किए, b का गुणा इसमें किए फिर इसमें कर दिए, तो यहाँ पे इतना बड़ा बन गया। इतना बनने के बाद जो है आपका क्या हुआ, a की पावर देखिए यहाँ पे a की पावर 1 लिखा है इंटू a की पावर n माइनस वन लिखा है। जब दोनों को हम जो है ऐड कर देंगे तो आपका बचेगा a की पावर n बचेगा। आपको जो यहाँ पे समझा रहे थे, यहाँ पे देखिए a की पावर n के स्थान पे जो है a और इंटू a की पावर n माइनस वन लिख सकते हैं, यही हमने आपको बताया। चलिए ठीक है, तब यहाँ पे ये आपका बन गया और यहाँ पे ये आपका बन गया, दोनों बीच में सेम बात उतार लिया गया। फिर आपका ये की पावर n b की पावर n यहाँ पे इस तरफ माइनस किया गया। माइनस करने के बाद जो है आपका यहाँ पे जो लिखा गया है b की पावर n माइनस वन b की तरफ किया गया, b के पास किया गया, और a वाला देखिए यहाँ पे b के पास किया गया b वाला, और a के पास किया गया a वाला, ये दोनों पास में किया गया। किस प्रकार से इसके बाद बना हमने आपको बताया। यहाँ पे कॉमन किया गया, कॉमन करने के बाद जो है यहाँ पे एक मल्टीप्लाई मान के जो है इसको पक्षांतर करके इसका आधार बराबर करके घात को बराबर कर दिए गया, आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट है। इसके बाद हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 16। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 16 नोट किया गया, देखेंगे क्वेश्चन 16। यम संख्याओं को 1 तथा 31 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है। यहाँ पे लिखा गया है कि यम संख्या, कोई यम संख्या है, मान लीजिए 1 तथा 31 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम जो बन रहा है हमारा श्रेणी, वह एक समांतर श्रेणी है, और 7वीं एवं यम माइनस 1वीं संख्याओं का अनुपात 5:9 5:9 है। तो यम का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को समझिए, क्या दिया है क्या पूछा है, बस आपका आंसर जो है अपने आप बन जाएगा। तो यहाँ पे नोट करेंगे हम, दिया है। सबसे पहले जो दिया रहता है उसी को नोट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, यम संख्याओं को 1 तथा 31 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम जो है एक समांतर श्रेणी में है, और यहाँ पे अनुपात जो है दिया गया है 7वीं और यम माइनस 1वीं संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम एक, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा गया 1 तथा 31 के बीच, मान लीजिए ये यहाँ पे 31 हो गया, 31, यहाँ पे 1 और 31 के बीच जो है संख्याएं यम संख्याएं लिखी गई हैं। यम संख्याओं को हम मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मानते हैं, इसको कैपिटल लेटर मानते हैं। ये संख्याएं हैं यम1, अगला यम2, फिर अगला यम3, इस प्रकार से हमारा ऐसे बनता जाएगा। लिख देते हैं 7 तक लिखेंगे। M4 हो गया, फिर आपका M5, फिर आपका M6, फिर आपका M7, इस प्रकार से आपका बनता जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा आपका कितना बनेगा, यम तक है तो लिखेंगे यहाँ पे M हो गया, ये कैपिटल लेटर, ये आपका स्मॉल लेटर है। तो कहा है कि यम संख्याओं को, तो हमने यहाँ पे 1 और
यम के बीच जो है 1 और 31 के बीच जो है हमने यम संख्याएं लिखी हैं। कितनी संख्याएं? देखिए यहाँ पे यम नोट किया गया, यम संख्या। अगर ये यम है तो इसके पहले वाली संख्या हमारी क्या होगी? m-1 होगी। कितनी होगी? m-1 होगी। ये आपको समझ में आया? तो यहाँ पे संख्याएं नोट की गई हैं 1 और, यहाँ पे देखिए 1 और 31 के बीच जो है हमने m1 से लेके यम तक, इसका मतलब टोटल संख्याएं यम संख्याएं हैं। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 1 और 31 को छोड़कर हमारी टोटल संख्याएं यम संख्याएं हैं। 1 और 31 को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारी कितनी संख्या बनेगी? यम बनेगी। फिर 1 और यहाँ पे हो गई m+1 हो गई, और यहाँ पे 31 को जोड़ा गया तो m+2 हो गई। तो कुल कितने पद हैं इसमें? कुल संख्याएं लिखेंगे, कुल पद, कुल कितने पद हैं? m+2 होंगे। कैसे होंगे हम आपको बता रहे हैं। यहाँ m1 से लेके यम तक कुल कितनी है? यम है। कितनी है? यम है। और 1 यहाँ लिखा गया और 31 यहाँ लिखा गया, दोनों दो बढ़ गए तो हमारा m+2 हो गए। कुल कितने पद हो गए? m+2 हो गए। ये आपको समझ में आया? अब यहाँ पे इतना बन गया। हम इसको जो है अभी संख्याओं में लिखा गया है, इसको हम पद में कन्वर्ट करेंगे। किस में करेंगे? पद में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो हम समांतर श्रेणी को हल कर सकते हैं। क्योंकि संख्याएं हमको नहीं हल करना, हमको जो है जब पद मिलेंगे तभी हम फार्मूले यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पद में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे आपका a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8। यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे 3, एक ज़्यादा है। यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 है, 7 है, यहाँ पे 7 है, 8, एक ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखा गया m-1, तो यहाँ पे क्या होगा? a, यहाँ पे m-1 है, इससे एक ज़्यादा करेंगे, मतलब +1 कर देंगे हम, तो हमारा हो जाएगा m-1 +1। यहाँ पे +1 लिखा गया तो दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारा बचा कितना? यम बचा। तो यहाँ पे आपका इसके स्थान पे क्या है? यम है। इसके स्थान पे क्या होगा? m+1 होगा। क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे a की पावर am+1 होगा, और इसका क्या होगा? am+2 होगा। टोटल यही अंतिम संख्या आपकी यहाँ पे लिखा गया है। कुल पद जो है आपका m+2 है। कितने हैं? m+2। ये आपको समझ में आ गया। इसमें से जो है हम अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे? यहाँ पे a का मान, a की वैल्यू कितनी है? 1 है। d की वैल्यू कितनी है? नहीं पता, d हमको नहीं पता, अंतर हमको नहीं पता है। और n कितनी है? n आपका है m+2। और लास्ट पद जो होता है आपका an, लास्ट पद जो आपका an होता है वो कितना है? 31 है। यहाँ पे लिखा गया 31, यहाँ पे देखिए, ये आपका लास्ट पद है। तो यहाँ पे इतना सब कुछ पता है। अब हम यहाँ पे जो है d की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? d की वैल्यू। d की वैल्यू क्यों निकालेंगे? जब तक हम d की वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक हम ये जो रेशियो बनाएंगे 7वीं और m-1v संख्याएं का अनुपात जो बनाएंगे, इसमें हमें d की वैल्यू होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम m का मान निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? m=? आपको m की वैल्यू निकालनी है। तो ये संख्याएं दिया है, यहाँ पे लिखा गया दिया है, तो 1 से लेके 31 तक यहाँ पे लिखा गया। m संख्याओं को 1 तथा 31 के बीच जो है रखने पर, तो यहाँ पे हमने रखा है। ये सब जो है हमने जो दिया था उसी को लिखा है। तो ये कंप्लीट है। यहाँ पे लिखा गया a की वैल्यू, d की वैल्यू नहीं पता है, n की वैल्यू और an की वैल्यू, तो यहाँ पे लिखा गया। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे an = a + n-1 × d। इससे हम जो है an की वैल्यू रखेंगे 31 = यहाँ पे आपका a की वैल्यू आपका 1 होगा यहाँ पे, फिर प्लस n का मान है m+2, तो लिखेंगे m+2 - 1 × d की वैल्यू आपको नहीं पता तो लिखेंगे d। तो यहाँ पे 31 में 1 जो है माइनस हो जाएगा, ये पक्षांतर होगा आपका होगा 30 = यहाँ पे माइनस होगा तो बचेगा m+1 × d। तो आपको d की वैल्यू मिली 30/m+1। ये हो गई d की वैल्यू हमारे m के पदों में आए, क्योंकि हमको m का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे d = 30/m+1 हो गया। यहाँ पे d का मान आ चुका है। अब हमको क्या करना है? अब हमको जो है यहाँ पे दूसरी शर्त यहाँ पे दी गई है कि क्या दिया गया? और 7वीं एवं m-1v संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। 7वीं संख्या इसमें कौन सी है? यहाँ पे लिखा गया है 7वीं संख्या, यहाँ पे m7। 7वीं संख्या क्या है? m7 यहाँ पे लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे? 7वीं संख्या के हिसाब से हमारा पद कौन सा बन रहा है? 8वां पद बन रहा है। कौन सा पद बन रहा है? 8वां पद। यहाँ लिखेंगे a8, यहाँ पे लिखेंगे
A8। तो जो हमारा A8 बन रहा है वो क्या बन रहा है, A प्लस 7D बनेगा। तो 7D का मतलब आपको पूरा बताते हैं यहाँ पे। फार्मूले में n-1 बनता है तो 8-1 बनेगा, इंटू डी होगा, तो ये आपका 7D हो गया प्लस A हुआ। तो ये आपका 8वां पद है। कौन सा पद है? 8वां पद का मतलब 7वीं संख्या। कौन सी संख्या? 7वीं संख्या। तो यहाँ लिखेंगे 7वीं संख्या। 7वीं संख्या 8वां पद आपका है। 7वीं संख्या जो लिखा गया है ये आपका 8वां पद है, ये हो गया। फिर कहा है m-1वीं संख्या। तो m-1वीं संख्या यहाँ पे लिखा गया है। ये कौन सा पद है? यमवां पद है। कौन सा? यमवां पद। तो ये 8वां पद नहीं, ये यमवां पद है। तो आपका लिखेंगे यहाँ पे नोट करेंगे हम m-1वीं संख्या। तो जो आपका m-1वीं संख्या है वो कौन सा पद है? यमवां पद है। तो यमवां पद जो आपका बन रहा है वो आपका बनेगा A प्लस m-1 इंटू डी, ये बन गया। तो इसकी हम यहाँ पे जो है ये देखिए आपका ये m-1 यहाँ पे यमवां पद लिखा गया है, m-1 वहाँ पद यहाँ पे नोट किया गया है। यहाँ पे जो है आपका 7वीं संख्या जो है आपका 8वां पद बन रहा है, यहाँ पे यमवां पद बन रहा है। दोनों का अनुपात का है, यहाँ पे लिखा गया है संख्याओं का अनुपात जो है 5:9 दिया गया है। तो हम लिखेंगे अनुपात। तो यहाँ पे अनुपात क्या बनेगा, इसको अनुपात में लिखेंगे यहाँ पे 7वीं संख्या बटे m-1वीं संख्या 5/9, ये आपका बन गया 5/9। 7वीं संख्या आपका क्या है? 8वां पद है, A प्लस 7D। लिखेंगे यहाँ पे A प्लस 7D अपान यहाँ पे m-1वीं संख्या आपका कौन सा बन रहा है? ये यमवां पद बन रहा है, ये बन रहा है A प्लस m-1D इक्वल टू आपका 5/9, ये हो गया। अब हमको इसी को सॉल्व करना है। किस प्रकार से सॉल्व होगा अब आप देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे जो है 5 का जो है 9 का गुणा इसमें करेंगे और 5 का गुणा नीचे में करेंगे, तो ये गुणा होगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे A की वैल्यू हमको पता है, हम A की वैल्यू जो है रख भी सकते हैं। यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो आपका 9×1 होगा। यहाँ पे लिखेंगे कितना? 9। यहाँ पे 9 का गुणा किया गया 9 प्लस यहाँ पे होगा 63D, ये हो गया। अब इक्वल करेंगे यहाँ पे A की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो आपका 5×1 यहाँ लिखेंगे 5 हो गया। फिर प्लस आपका यहाँ पे जो है 5 का गुणा m में करेंगे 5m होगा। यहाँ पे d का गुणा भी कर देंगे 5md हो जाएगा, 5md ये हो गया। फिर माइनस यहाँ पे d 5d माइनस 5d, ये हो गया। हमने जो है क्या किया? गुणा कर दिया। कितने का गुणा किए? 9 का गुणा ऊपर किए और 5 का गुणा नीचे कर दिए, पूरा गुणा हो गया। अब यहाँ पे 9 में से 5 हमारा घट जाएगा तो हमारा होगा 4, लिखेंगे यहाँ पे 4। फिर प्लस आपका यहाँ पे 63D लिखा गया है और यहाँ पे 5D लिखा गया है। 5D को इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हमारा ऐड हो जाएगा 63 5 जो है होगा 68 68D इक्वल टू यहाँ पे बचा 5mD, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें d है, इसमें d है। हम क्या कर सकते हैं? इसको पास में करके हम जो है d कॉमन कर सकते हैं। चलिए करते हैं, जो कर सकते हैं तो हम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 68D इक्वल टू 5mD। अब इसको हम एक तरफ करेंगे तो आपका हो जाएगा, इसको इस तरफ लाते हैं तो आपका हो जाएगा 5mD माइनस 68D इक्वल टू 4, ये हो गया। अब यहाँ पे हम d कॉमन करेंगे, d जब हम कॉमन करेंगे तो हमारा होगा 5m माइनस 68, ये हो गया इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे d की वैल्यू रखेंगे, हम लिखेंगे d का मान रखने पर, तो हमारा d की वैल्यू क्या है? यहाँ पे लिखा गया है d इक्वल टू 30/m+1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30/m+1। यहाँ पे हो गया 30/m+1। यहाँ पे d का वैल्यू रख दिया गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 × m माइनस 68 इक्वल टू 4।
यहाँ पे। तो इतना हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे हम मिटा के जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जगह ना होने के कारण हम जो है थोड़ा सा मिटा के यहाँ पे नोट करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 30/m+1, इसके बाद लिखा गया 5m - 68 = 4। इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा। हमको क्या करना है, यहाँ पे m+1 जो लिखा गया है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 30 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 का मल्टीप्लाई होगा 150m - 68 में 30 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा 0, 8 तिरिक 24, फिर आपका 6 तिरिक 18, 2 20, यहाँ पे हो गया। अब इक्वल टू यहाँ पे 4m+4, यहाँ पे जो है 4 का गुणा इन दोनों में कर दिया, ये हो गया। अब यहाँ पे जो m है m के पास ले जाएंगे और ये जो है नॉर्मल बिना m का है इसके पास कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। एक तरफ कर लेते हैं टोटल, तो यहाँ पे आपका बनेगा 4m को यहाँ इस तरफ लाते हैं, 5 यहाँ पे हो गया 150m - 4m, ये हो गया। अब इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे, ये माइनस है इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा तो लिखेंगे 20 40 + 4। देखिए यहाँ पे होगा 146, यहाँ पे हो जाएगा आपका 146m इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2044। यहाँ पे m इक्वल टू कितना होगा 2044/146, यहाँ पे हो गया। अब m इक्वल टू, अब इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 14। आप डिवाइड करके देख लो, यहाँ पे जो है आपका m की वैल्यू आ गई 14। हमको क्या ज्ञात करना था, m का मान जो है ज्ञात करना था, तो हमारा m का मान कितना आया 14 आ गया। तो इसमें क्या कहा है m का मान ज्ञात कीजिए। m का आपका 14 आ गया, m का मान कितना है 14। ये क्वेश्चन आपका 16 कंप्लीट हो चुका है। तो किस प्रकार से हल किया गया, यहाँ पे जो दिया था इसके बाद जो हमने क्या किया, जो दिया था हमने उससे जो है d का मान निकाला। d का मान निकालने के बाद जो आपका रेशियो दिया था यहाँ पे 7वीं संख्या और m-1 संख्या, यहाँ पे अनुपात दिया गया 5:9, तो इससे जो है हमने d का वैल्यू जो है रख दिया और हल कर दिया, हमारा m का मान आ चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है कंप्लीट है। अब इसके बाद देखेंगे 17 क्वेश्चन। तो यहाँ पे नोट किया गया 17 क्वेश्चन, देखेंगे 17 क्वेश्चन क्या लिखा गया है। एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपये की प्रथम किस्त से शुरू करता है। यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपये प्रति माह बढ़ाता है तो 30वीं किस्त की राशि क्या होगी। यहाँ पे जो दिया है, जो पूछा है, आपको दोनों को नोट कर लेना, आपका आंसर बहुत ही सरल आ जाएगा। ये जो है आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही सरल है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हल होगा। यहाँ पे देखिए दिया क्या है, लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है 100 रुपये की प्रथम किस्त। प्रथम किस्त का मतलब आपका प्रथम किस्त कितना है आपका 100 रुपये है, तो यहाँ लिखेंगे 100 रुपये, ये दिया है। शुरू करता है यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपये प्रति बढ़ाता है, मतलब कि प्रत्येक महीना जो है वो 5 रुपये ज़्यादा देता है। जितना दिया है, ये मान लीजिए प्रथम महीने में दिया, दूसरी महीने में जो देगा वो जो है आपका कितना होगा 105 रुपये होगा, 5 रुपये बढ़ गया। और जो तीसरी बार जो देगा वो क्या होगा आपका फिर 5 रुपये बढ़ गया, तो आपका हो गया 110 रुपये। फिर आपका चौथी बार जो देगा वो आपका 5 रुपये फिर बढ़ गया, 115 रुपये हो गया। तो इस प्रकार से वह 5-5 रुपये बढ़ा रहा है। इसके आगे क्या कहा है, तो तो जो है 30वीं किस्त की राशि क्या होगी, आपको जो है यहाँ पे 30वीं किस्त जो आपका होगा वो क्या होगी आपको ज्ञात करना है, सिर्फ राशि ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा एपी बनेगा, क्या बनेगा एपी, आपका जो आपका समांतर श्रेणी बनेगी वो बनेगी 100 रुपये, फिर आपका 105 रुपये, फिर आपका 110 रुपये, फिर आपका बनेगा 115 रुपये यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपका बनता जाएगा। अंत में आपका है ये 30, आपका 30वीं किस्त आपको ज्ञात करना है। इसको अगर A1 मानते हैं, इसको A2 मानते हैं, तो आपको A30 जो लिखा गया है वही आपको ज्ञात करना है। ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे 30वीं किस्त की राशि। 30वीं किस्त की राशि का मतलब आपको जो है ज्ञात करना है A30 बराबर क्वेश्चन मार्क, यही आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सरल है।
तो चलिए नोट कर लेते हैं इसको। A1 इक्वल टू कितना 100 रुपये, D इक्वल टू आपका होगा 5 रुपये। अब ये D5 कहाँ से आया, आपको जो है 105 में आपको 100 घटाना है तो 105 आ जाएगा, क्योंकि आपका D इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे बना। तो N इक्वल टू कितना है 30, ये कह दिया है 30वीं किस्त आपको ज्ञात करनी है, तो A30 आपको ज्ञात करनी है, A30 नहीं मालूम है। तो फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। बहुत ही सरल छोटा सा फार्मूला है। यहाँ पे n का मान 30 पता है तो यहाँ लिखेंगे A30 इक्वल टू, यहाँ पे A का मान कितना है 100 है, फिर प्लस n 30, फिर माइनस 1 इंटू D की वैल्यू 5 है। ये हो गया। अब यहाँ पे A30 आपको ज्ञात ही करना है, तो ये मालूम नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 प्लस यहाँ पे 29 इंटू 5, ये हो गया। A30 इक्वल टू यहाँ पे 100 है, लिखेंगे 100 प्लस यहाँ पे 29 का मल्टीप्लाई 5 में, फिर 100 को ऐड कर देना यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 9 पचे 45, फिर 5 दूना 10 4 14, 145। कितना 145 में हम जो है 100 को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा A30 इक्वल टू 245। ये आपका आ गया 30वीं राशि। 30वीं किस्त की राशि आपका कितना आया 245। A30 आपको ज्ञात करना था, तो यहाँ पे A30 आपका आंसर हो गया। बहुत ही छोटा क्वेश्चन, आपको समझना है कि कह रहा है कि प्रथम किस्त जो है आपका 100 रुपये दे रहा है, इसके बाद दूसरी किस्त जो है 105 रुपये दे रहा है, 5-5 रुपये हर महीने जो है बढ़ा रहा है, तो हमने 5-5 रुपये हर महीने जो है बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से हमारा ये समांतर श्रेणी AP बना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो बना हमारा, ये बना 100, 105, 110, 115। आपका लास्ट जो टर्म वही ज्ञात करना है, लास्ट टर्म कहाँ है ज्ञात कीजिए। तो A1 A2 बना, तो यहाँ पे A की वैल्यू पता हो गई, D की वैल्यू पता हो गई, N की वैल्यू पता हो गई, तो हमारा AN जो है आसानी से जो है निकल आया, बहुत ही आसान। तो A30 आपका 245 आया, ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद देखने वाले क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पे क्वेश्चन 18 नोट कर दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से इसका हल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतः कोणों का अंतर 5 है। यदि सबसे छोटा कोण 120 है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि यहाँ पे जो है कोणों का अंतर जो है 5 डिग्री दिया है, यहाँ पे जो है सबसे छोटा कोण 120 दिया है। तो पूछा क्या है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछ लिया। ये भुजाओं की संख्या, यहाँ पे हर जगह जो है कोण दिए गए हैं और पूछना है भुजाओं की संख्या। तो हम आपको बता दें कि जो कोणों की संख्या होती है वही भुजाओं की संख्या भी होती है। उदाहरण की जैसे मान लीजिए, देख लीजिए, ये त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज है, इसमें 1 2 3 भुजाएं हैं, तो कोण कितने हैं 3 कोण है। तो मान लीजिए चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में क्या है 4 कोण है, यहाँ पे देखिए, और भुजाएं कितनी हैं 4 भुजाएं हैं। तो जितने भुजाएं होती हैं उतने कोण भी होते हैं, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे खष्टभुज हो, चाहे तो आपका यहाँ पे चतुर्भुज रहेगा तो भी आपका, पंचभुज रहेगा तो भी आपका, खष्टभुज रहेगा तो भी। तो इस प्रकार से आपका जो है जितनी कोण होते हैं उतनी भुजाएं होती है। आपको ज्ञात करना है भुजाओं की संख्या, मतलब कोणों की संख्या आपको निकालनी है। कोणों की संख्या निकालेंगे तो आपकी भुजाओं की संख्या भी हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे नोट करते हैं, दिया है, क्या दिया है। सबसे पहले हम नोट करते हैं क्या दिया है। यहाँ पे लिखा गया है एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतः कोणों का अंतर 5 दिया है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक खष्टभुज बना लिया, उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे एक खष्टभुज बना लिया। कहा है कि जो है कोणों का अंतर, क्रमिक अंतः कोणों का मतलब होता है ये जो आंतरिक कोण है ये क्रमवार। इसका मतलब अब मान लीजिए इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। अगर हम 2 - 1 करते हैं तो हमारा अंतर कितना हो रहा है 5 हो रहा है। अगर यहाँ पे इसको 3 मानते हैं तो यहाँ पे 3 - 1 किया जा रहा है, तो यहाँ पे 3 - 2 किया जा रहा है, तो आपको अंतर कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है। इसको 4 मानते हैं, 3 - 4 किया जा रहा है, तो आपको कितने मिल रहे हैं 5 मिल रहे हैं। यहाँ पे 4 - 3 करते हैं, 4 - 3। अगर यहाँ पे इसको घटाया जा रहा है 5 और 4 को, तो लिखेंगे 5 - 4 इक्वल टू, यहाँ पे भी आपको 5 मिल रहे हैं। अंतर कितने मिल रहे हैं 5 डिग्री, 5 अंश मिल रहे हैं। कितने अंश मिल रहे हैं 5 अंश मिल रहे हैं। इसको ये आपको उदाहरण के लिए बताएं, लेकिन ये कौन सा बहुभुज जो यहाँ पे पॉलीगॉन्स दिए गए हैं, बहुभुज जो दिया गया है कितने कोणों का है ये निश्चित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई निश्चित नहीं कहा है। तो ये आपको समझने के लिए बताएं कि इस प्रकार से आपका अंतर दिया गया है। सबसे छोटा कोण यहाँ पे 120 दिया है, आपको यहाँ पे देख लीजिए। तो
मान लीजिए यहाँ पे एक खटकोण दिया है, तो यहाँ पे सबसे छोटा कोण मान लीजिए 120 दिया है। कितना दिया है? 120 दिया है। ये 120 दिया है तो ये इससे 5 अंश बड़ा होगा। कितना होगा? फिर सबसे छोटा कोण है, ये 105 बड़ा होगा तो 125 होगा, ये इससे 5 बड़ा होगा तो 130 होगा, ये इससे 5 बड़ा होगा तो कितना होगा? 135 होगा, 140, 145। इस प्रकार से जो है खष्टकोण नहीं, यहाँ पे पॉलीगॉन्स जो दिया गया है निश्चित नहीं किया है कि ये 6 भुजाओं वाला है 7 भुजाओं वाला, आपको वही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से 120, 125, 130 इस प्रकार से बना। आपका सबसे छोटा कितना है? 120। कितना है? 120 है। तो इसके बाद अंतर कितने का है? 125 हो जाएगा, फिर आपका 130 हो जाएगा, फिर आपका 135 हो जाएगा, फिर इस प्रकार से आपका बनता जा रहा है। कहाँ तक है? ये निश्चित नहीं है, अनंत तक है। कहाँ तक है? अनंत तक है। ये जो आपका लास्ट पद है यही अनंत है। तो इस प्रकार से हमारा एपी मिला। क्या मिला? एपी यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे इसके बाद लिखा है कि ज्ञात करना है भुजाओं की संख्या। तो लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या मतलब कोणों की संख्या, दोनों एक ही है। तो भुजाओं की संख्या हम ज्ञात करें या कोणों की संख्या ज्ञात करें, दोनों का आंसर जो है एक ही होगा। जितनी भुजाएं उतने कोण होंगे। तो जो हमारी भुजाओं की संख्या है और ये कोणों की संख्या है, इसको ज्ञात करने के लिए इसका मतलब ये हुआ हमारा यन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यन ज्ञात करने हैं। चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हम हल करेंगे। किस प्रकार से इसका हल होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, ये आपका श्रेणी बना A1, A2, A3 इस प्रकार से बन गया। तो A1 इक्वल टू आपका 120 और D इक्वल टू कितना है? 5 है। अंतर कितने का है? 5-5 का अंतर है। तो ये हो गया आपका A और D पता हो गया। हमको क्या नहीं पता है? यन नहीं पता है। यन नहीं पता है, लिखेंगे यहाँ पे यन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। तो यहाँ पे एक फार्मूला है हमारा, फार्मूला को नोट करेंगे। यहाँ पे फार्मूला क्या है? हम ये यहाँ पे बहुभुज से ले रहे हैं। यन भुजाओं वाले, भुजा नहीं पता है, यन भुजाओं वाले बहुभुज, यन भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग। ये हमारा फार्मूला है कि यन भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमको भुजा ना पता हो और उसके अंदर के कोणों का योग ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसका फार्मूला n-2 ब्रैकेट में इंटू 180, ये 180 है, 180। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला n-2, यन क्या है? ये भुजा क्या है? भुजाओं वाले, यन भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग जो है n-2 इंटू 180, ये हो गया। तो यन का मतलब आपकी भुजाओं की संख्या। अगर हमको भुजाओं की संख्या यहाँ पे 5 मिल गया, 6 मिल गया, 7 मिल गया, तो यहाँ पे हम रख देंगे तो हमारा अंदर के कोणों का योग जो है प्राप्त हो जाएगा कि कुल कितना अंश बन रहा है। जैसे चतुर्भुज में 360 बनता है, तो हम ट्राई करेंगे यहाँ पे चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं? 1 2 3 4 होते हैं। तो लिखेंगे 4 - 2 इंटू 180। तो यहाँ पे 180 लिखा गया। अब इसको घटाएंगे, 2 × 180 बराबर कितना हुआ? 360। हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है 360 होता है, ये हमारा प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है योग जो है कुल इन कोणों का योग जो यहाँ पे लिखा गया 120, 125, 130, 135 सबका योग कितना हुआ हमारा? यहाँ पे ये n-2 ब्रैकेट में 180 ये हो गया। ये समझ में आया? चलिए ठीक है। अब जो है हमारा यहाँ पे जो AP बना हमारा, क्या बना है? हम जो है पद के हिसाब से लेंगे। हमारा पद क्या है? A1, A2, A3 इस प्रकार से। अभी ये डिग्री था तो हमने ये फार्मूला बताया आपको। अब ये पद के समांतर श्रेणी के हिसाब से लिया जाए तो 120, 125, 130 ये जो बना हमारा A1 है, ये D है, आपको n ज्ञात करना है। तो उस प्रकार से हमारा होगा योग का अनुपात, योग का सूत्र जो होता है हमारा यस्यन, योग का फार्मूला जो यस्यन होता है वो आपका n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे आपका हो गया ये फार्मूला। ये योग का है। किसका योग का है? ये जो हमारा श्रेणी लिखा गया है इसके योग का है। तो यहाँ पे यन यहाँ पे नोट करेंगे। यन आपको नहीं पता, बटे 2 ब्रैकेट में अंदर यहाँ पे 2 होगा इंटू यहाँ पे ए का मान हमको पता है 120 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 120, फिर प्लस आपका n का मान नहीं पता इंटू डी का मान पता है 5 है।
ठीक। अब ये जो देखिए यहाँ पे आप इसको हल करेंगे तो आपका होगा यहाँ पे यस एन इक्वल टू यहाँ पे एन अपान 2 ब्रैकेट के अंदर आपका हो गया, यहाँ पे होगा आपका 120, यहाँ पे 2 में गुणा होगा तो आपका हो गया 240, फिर प्लस आपका अंदर गुणा कर देना है 5n माइनस 5, ये हो गया। अब यहाँ पे जो है 240 में जो है 5 घट जाएगा तो आपका होगा 235, कितना होगा यस एन इक्वल टू एन अपान 2 ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे होगा 235, फिर प्लस 5n, ये हो गया। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। कितना 1, ये जो हमारा है यहाँ पे देखिए अंतःकोणों का योग ये हो, जो हमारा बहुभुज है उसके अंतःकोणों का योग जो है इतना है, और जो हमारा ये लिखा गया है ये भी आपका जो है बहुभुज के अंतःकोणों का अंतःकोण है, तो इसका योग जो है हम यसियन से हिसाब से हम जो है समांतर श्रेणी में जो है हमने योगफल का फार्मूला लगाया, और ये जो हमारा बहुभुज का योगफल का सूत्र है हमने लगाया। दोनों का जो है योगफल ही है, दोनों क्या है योगफल ही है, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो आपको समझ रही है कि ये अंतःकोणों का योग जो है हमने बहुभुज का लगाया, और यहाँ पे हमने समांतर श्रेणी के जो डिग्री दिए गए हैं 5-5 के अंतर के हिसाब से हमने उसका फार्मूला लगाया। तो दोनों का आंसर एक ही होगा, तो दोनों हम इक्वल कर देंगे। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 और 2, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर होंगे, तुलना करने पर लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर ये जो हमारा फार्मूला है ये हमारा बहुभुज का है, और ये हमारा जो योगफल है यहाँ पे बहुभुज के फार्मूला बनाया गया। बहुभुज से जो है हमारा यहाँ पे लिखा गया n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग जो दिया हमारा ये समांतर श्रेणी के योगफल से बना है। तो ये हमारा बहुभुज का योगफल है, और यहाँ पे समांतर श्रेणी के योगफल का फार्मूला है। दोनों बराबर होंगे, दोनों का योगफल एक ही होगा, तो यहाँ पे हम दोनों को बराबर कर देंगे। हमारा होगा n/2 ब्रैकेट के अंदर कितना है 235 है, लिखेंगे 235, फिर प्लस 5n, ये हो गया इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे जो लिखा गया है n-2 ब्रैकेट में 180, ये हो गया। तो यहाँ पे 2 का जो है मल्टीप्लाई सर्व करेंगे तो हमारा होगा n का अंदर गुणा कर देते हैं तो आपका हो जाएगा 235n प्लस 5n स्क्वायर, ये हो गया। फिर इक्वल टू यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा तो अंदर हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2n इंटू 180, फिर माइनस 2 दूना आपका हो जाएगा 4 गुणे 180, ये हो गया। तो इस प्रकार से हम n का पद जो है एक तरफ लेंगे और n स्क्वायर इसी तरफ लाएंगे, आपका हो जाएगा 5n का स्क्वायर, फिर प्लस 235n। अभी यहाँ पे देखिए 180 दूना आपका 360 हो जाएगा तो माइनस 360n इक्वल टू यहाँ पे 18 चौका 72 720 हो गया। ये इस तरफ ही रहने दो। तो यहाँ पे आपका बन गया कितना, यहाँ पे 160 360 में जो है 235 हमारा घट जाएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 5n स्क्वायर, फिर आपका माइनस यहाँ पे घटाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 5 आपका घटेगा तो आपका होगा 5, फिर यहाँ पे आपका बना 5 में से 3 गया 2, फिर यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, 125 n आया, फिर यहाँ पे प्लस 720 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे 5 जो है कॉमन भी हो सकता है, कॉमन कर लेंगे तो हमारा होगा n स्क्वायर माइनस यहाँ पे 525 n होगा, फिर प्लस आपका यहाँ पे 5 का डिवाइड होगा तो आपका 5 1 के 5, तो बचा यहाँ पे 2, 5 चौका 20, 5 चौका 20 44 बराबर 0। ये हमारा बन गया समीकरण। क्या बन गया समीकरण, जो हमारा गुणनखंड बन गया। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। 16 और 9 हमारा बनेगा तो यहाँ पे लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल टू 0। तो आपको जो है बहुत ही आसानी से आप इसको लगा सकते हो, क्योंकि आपको पहले से गुणनखंड आता है। तो यहाँ पे n कॉमन होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसको n कॉमन करेंगे तो हमारा हो जाएगा n माइनस 16, फिर यहाँ पे माइनस जो है 9 कॉमन होगा तो n माइनस 16 होगा इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे एक ब्रैकेट में आपका n माइनस 16 होगा, अगले ब्रैकेट में आपका n माइनस 9 होगा इक्वल टू 0। तो आपका हो गया n इक्वल टू 16 और एक हो गया n इक्वल टू 9। तो ये आपका आंसर हो गया। n का मान हमको ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, n का मान ही ज्ञात करना था। n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया गया
आपको यन की वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हो चुकी है। यहाँ पे यन बराबर 16 आया है कि यन बराबर 9 आया। तो आपका जो है यहाँ पे यन इक्वल टू 9 होगा आंसर, ये राइट आंसर होगा। यन की वैल्यू जो है यहाँ पे 9 रखा जाएगा तो यहाँ पे 9 होगा, आपका आंसर सही है। 16 नहीं लिया जाएगा, इसको इग्नोर किया जाएगा। क्यों किया जाएगा हम आपको इसको बता रहे हैं, क्यों किया जाएगा यन 16 को इग्नोर। यहाँ पे यन का मतलब आपको भुजाओं की संख्या या कोणों की संख्या आप मान सकते हो। हमने आपको फार्मूला बताया यन -2 इंटू 180। तो चलिए यहाँ पे हम यन के स्थान पे लिखते हैं, एक बार 16 और एक बार 9 रखते हैं। तो 16 रखेंगे, 16 माइनस कितना 2 गुणे 180 हो गया। यहाँ पे आ गया 14 गुणे 180। यहाँ पे 14 और 180 में हम गुणा करेंगे तो हमारा जो है टोटल योग आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम 9 रखेंगे तो टोटल योग आ गया। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब हमको यहाँ पे करना है जो हमारा यन का मान होता है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 16 है तो यहाँ लिखेंगे A16, इसको समझा रहे हैं आपको। यहाँ पे लिख रहे हैं A16 16 रखने पर हमारा हो रहा है ए का मान कितना है 120 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 120। फिर प्लस आपका 16 है तो आपका 15 हो जाएगा। पर डी का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे 120 प्लस 15 × 5 = 75, कितना हो गया 195। कितना आया A16 = 195। तो हमारा इसमें एक कोण जो हमारा बहुभुज बना है उसमें एक कोण 195 अंश का है, जो कि आपका 180 अंश का कोण ये जो है एक सरल रेखा होती है। तो 195 कोण आप ऐसे बनाओगे। तो ये किस चित्र में आपका बनेगा, इस प्रकार से चित्र आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हो। 195 अंश का कोण नहीं बनता है किसी भी आकृति में, बहुभुज में 195 अंश का कोण नहीं बनता है। तो आपका 9 बन सकता है। यहाँ पे जब हम 9 रखेंगे, यहाँ पे 9 रखेंगे तो यहाँ पे आपका 9 होगा। 9 का मतलब आपका 8 हो जाएगा। 15 × 8 आपका हो जाएगा 104। यहाँ पे 15 नहीं होगा, यहाँ पे 8 होगा। 8 × 5 = 40 हो जाएगा। 120 में 40 से 160 बनेगा। तो 160 अंश का कोण आपका पॉलीगॉन्स में बन सकता है, बहुभुज में बन सकता है, लेकिन 195 अंश का कोण नहीं बनता। इसलिए 16 को इग्नोर किया जाएगा, यहाँ पे 9 को आंसर लिया जाएगा। यन की वैल्यू आपकी कितनी आई 9 हो गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको क्वेश्चन कम समझ में आया तो आप क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए, यहाँ पे वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 ही नहीं बल्कि आपका एक्सरसाइज 9.2 भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हम जो है मिलेंगे अगले चैप्टर में एक्सरसाइज 9.3 में।